हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम स्टाफिंग के कुछ मेन कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। हमने स्टाफिंग के प्रोसेस में कुछ पॉइंट्स स्टडी किए थे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो अब हम इन वीडियोस में उनकी फुल डिटेल जानेंगे कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, किस किस तरीके से होता है, इसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं। उसके बाद हम सिलेक्शन के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तो आज हम देखते हैं कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। It refer to the process of searching for prospective employees। ये क्या रेफर करता है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को सर्च करते हैं। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज क्या होते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज नहीं हैं बट वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज बन सकते हैं या फिर फ्यूचर में बनने वाले एम्प्लॉयज को हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज कहते हैं। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को सर्च करते हैं और उनको स्टिमुलेट करते हैं, यानी स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। उनको स्टिमुलेट करते हैं यानी कि उनको एनकरेज करते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करने के लिए हम वहाँ पे एनकरेज करते हैं। तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज के बारे में सर्च करते हैं और उनको एनकरेज करते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट के लिए अप्लाई करें। तो ये होता है रिक्रूटमेंट। आइए देखते हैं कि रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या होती है। फर्स्ट वन इज रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे डिपार्टमेंट्स में, ब्रांचेस में एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, कितने एम्प्लॉयज की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में हम एक लिस्ट तैयार करते हैं और उस लिस्ट को फिर हम पर्सोनल मैनेजर, जो कि पर्सोनल से रिलेटेड यानी कि एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्टिविटीज को देखता है, पर्सोनल मैनेजर के पास सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद उस डिटेल को हम किसके पास सेंड करते हैं, पर्सोनल मैनेजर के पास। फिर पर्सोनल मैनेजर क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कि रिक्रूटमेंट किस तरीके से करनी है, किस तरीके से उसने पोस्ट को फिल करना है, उन सबके सोर्सेज, उनके सोर्सेज को आइडेंटिफाई करता है कि उसने रिक्रूटमेंट इंटरनल सोर्स से करनी है या फिर एक्सटर्नल सोर्स से करनी है। तो ये देखता है कि उसने अपनी वैकेंसी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसीज को किस तरीके से, किस सोर्स से फिल करना है। नेक्स्ट वन इज इन्विटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल। जब मैनेजर ये डिसाइड कर लेता है कि उसने कौन से सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करना है, उसके बाद स्टेप आता है कि वो इंटरेस्टेड पीपल को इन्विटेशन सेंड करते हैं, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट दी जाती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज के बारे में। उसमें फुल डिटेल दी जाती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, जॉब का क्या नेचर है, किस तरह का वहाँ पे काम है, एम्प्लॉयज की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, कितना उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी के बारे में बता दिया जाता है, सैलरी पूरी डिटेल में बताई जाती है कि इस क्वालिफिकेशन वाले पर्सन को और इस पोस्ट वाले पर्सन को इतनी सैलरी मिलेगी। उसके बाद हम एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस उनको बताते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उनको सिलेक्शन की प्रोसेस भी वहाँ पे मेंशन करते हैं एडवर्टाइजमेंट में कि इस तरीके से हमारी सिलेक्शन की प्रोसेस रहेगी। और ये सब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मेंशन किया जाता है जिससे कि समझने वाले को किसी भी तरह की डिफिकल्टी ना हो। तो ये था इसका थर्ड स्टेप कि जिसमें इंटरेस्टेड पीपल के लिए इन्विटेशन सेंड किया जाता है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, जिसके जरिए फिर ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो है वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। फोर्थ वन इज प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग पीपल। उसके बाद क्या होता है, जब हमारे पास एप्लीकेंट्स के रिज्यूमे आ जाते हैं या फिर हमारे पास जितने भी पर्सन अप्लाई करते हैं उन सबकी हम एक लिस्ट तैयार करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जितने भी हमने क्वालिफिकेशन मांगी है, जितना भी एक्सपीरियंस हमें चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कितने फॉर्म हमारे पास आए हैं, उन सबको हम अलग कर देते हैं और जो हमारी रिक्वायरमेंट से अकॉर्डिंग नहीं है उनको हम अलग कर देते हैं। जो भी हमने लिस्ट तैयार की है उसमें जो भी पर्सन, जो भी ठीक है, बाहर के पर्सन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपेबल रहेंगे उनके फॉर्म्स हम अलग से रख देते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो ये थी इसकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस कि जिसमें सबसे पहले हम एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट को देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन में पर्सोनल मैनेजर देखता है कि वो किस सोर्स से रिक्रूटमेंट करे। उसके बाद फिर
लोगों को इनविटेशन सेंड किया जाता है, यानी कि उनको एडवर्टाइजमेंट के जरिए बताया जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी वैकेंसीज हैं। उसके बाद जब हमारे पास फॉर्म्स आ जाते हैं तो जो लोग हमारी पोस्ट को, हमारी जॉब को डिजर्व करते हैं, उनके फॉर्म्स को अलग रख दिया जाता है और जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है उनके फॉर्म्स को अलग कर दिया जाता है। तो ये थी इसकी प्रोसेस। आइए अब देखते हैं कि रिक्रूटमेंट के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज कौन से होते हैं कि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पोस्ट वैकेंट हो जाती है तो हम उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ही किसी मेंबर से फिल कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल सोर्स। और जब हम बाहर से किसी पर्सन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, तो इंटरनल सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज ट्रांसफर। ट्रांसफर के जरिए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंट पोस्ट को फिल कर सकते हैं। ट्रांसफर जो है वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी हो सकता है और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे हमारे पास ज्यादा एम्प्लॉयज हैं और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसी पोस्ट पे एम्प्लॉय की, तो हम यहाँ से उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें एम्प्लॉयज की स्टेटस पे, ठीक है, उसकी सैलरी पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता, वो उसी पोस्ट के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे डिपार्टमेंट में या फिर दूसरी ब्रांच में। तो ये होता है ट्रांसफर। ये हमारा फर्स्ट इंटरनल सोर्स है। इसमें ट्रांसफर के जरिए हम वैकेंट पोस्ट को फिल कर सकते हैं। अगर एक डिपार्टमेंट में हमारे पास ज्यादा वर्कर्स हैं तो हम दूसरे डिपार्टमेंट में उसको शिफ्ट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज प्रमोशन। प्रमोशन के जरिए भी हम अपनी वैकेंट पोस्ट को फिल कर सकते हैं, यानी कि जब हमारे हाई लेवल पे कोई भी अगर मैनेजर छोड़ के जाता है तो हम उसे लोअर लेवल मैनेजर को उसकी पोस्ट पे अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, ये चलती है टॉप टू बॉटम, यानी कि जब हाई लेवल वाला कोई भी मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजर अगर जॉब छोड़कर जाता है तो उसे लोअर लेवल वाले मैनेजर को उसकी जगह पे अपॉइंट कर दिया जाता है। इससे उसकी सैलरी भी इंक्रीज होती है, इससे उसका स्टेटस भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं प्रमोशन। इससे हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज को मोटिवेशन भी मिलता है। और एक और तरीके से हम कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं डिमोशन। डिमोशन में क्या होता है कि अगर कोई भी वर्कर या एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको हम हाई लेवल से लोअर लेवल पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हाई लेवल पे है और काम को अच्छे से नहीं कर रहा और नीचे हमें किसी भी वर्कर की जरूरत है तो हम उसको हाई लेवल से उठा के लोअर लेवल पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं डिमोशन करना। उसके बाद है ले ऑफ। ले ऑफ मीन्स कि कुछ टाइम के लिए वर्कर्स को निकाल दिया जाता है, कुछ टाइम के लिए उनको छुट्टियां दी जाती हैं जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं चल रहा होता। ठीक है, कुछ सीजनल फैक्टर्स भी होते हैं कि इस सीजन में काम चलता है, इसमें नहीं चलता, और जब 6 महीने या फिर 4 महीने काम बंद हो जाता है तो उस टाइम में वर्कर्स को घर पे भेज दिया जाता है कि अब आपकी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप चले जाओ। ठीक है, इतने टाइम के लिए आपके लिए हमने छुट्टी कर दी है, उसके बाद जब भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी हम आपको वापस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बुला लेंगे। तो ले ऑफ में कुछ मंथ्स के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर दिया जाता है। और जब रिक्वायरमेंट हो जाती है, ये ज्यादातर सीजनल फैक्टर में होता है क्योंकि कुछ सीजन्स में जैसे कि 6 मंथ्स वर्कर्स की नीड होती है, 6 मंथ्स नहीं होती, तो इसमें ले ऑफ को ही यूज किया जाता है। ये भी इंटरनल सोर्स ही होता है कि इसमें अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को 6 महीने के लिए काम से हटा दिया जाता है, उसके बाद उनको वापस बुला लिया जाता है। तो ये थे प्रोसेस और इसके सोर्सेज। ठीक है, आज हम इंटरनल सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि इंटरनल सोर्सेज के क्या क्या मेरिट्स हैं और इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। अब हम देखते हैं कि इंटरनल सोर्सेज के क्या क्या मेरिट्स और उसकी क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मेरिट्स लिखी हैं। द फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन मोटिवेशन, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अगर हम इंटरनल सोर्सेज से पोस्ट को फिल करते हैं तो इससे उनमें मोटिवेशन इंक्रीज होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रमोशन के जरिए उनको टॉप लेवल पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, उनको प्रमोशन मिलेगा जिससे उनकी सैलरी भी हाई होगी और उनका स्टेटस भी हाई होगा, जिससे कि वो इनकरेज होकर
मोटिवेट होकर ज़्यादा वर्क करने लग जाती हैं। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही हम किसी एम्प्लॉय को प्रमोट कर चुके होते हैं तो उसको देखकर अदर एम्प्लॉयज भी मोटिवेट हो जाते हैं, जिससे कि वो और ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल पीस। अब प्रमोशन के एवेन्यू से एम्प्लॉयज जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वो सेटिस्फाई रहते हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती, वो किसी भी तरह का विरोध नहीं करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अपोज नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें प्रमोट करने के चांसेस देगी, उनको प्रमोशन के चांसेस देगी, जिससे कि वो अच्छे से अपना वर्क करते हैं, इफेक्टिवली वर्क करते हैं और टाइम से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में शांति बनी रहती है, यानी कि इंडस्ट्रियल पीस हम अटेन करते हैं। थर्ड वन इज इजी सिलेक्शन। अब हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके बारे में अच्छे से पता होता है कि कौन सा पर्सन क्या काम कर रहा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है, उनके बारे में हमें हर तरीके से अच्छे से पता होता है, तो उनमें से हम किसी भी कैपेबल पर्सन को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें हर एक के बारे में प्रॉपर नॉलेज होती है, तो इसे सिलेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हम जल्दी से जल्दी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंट पोस्ट को फिल कर देंगे। नो नीड ऑफ इंडक्शन। हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से अगर हम एम्प्लॉयज को शिफ्ट करते हैं तो इससे हमें उसको इंडक्शन देने की भी जरूरत नहीं होगी, यानी कि उसको किसी भी तरह की ट्रेनिंग या फिर किसी भी तरह की अदर नॉलेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से फुल्ली इंट्रोड्यूस रहेगा, उसको अच्छे से पता है कि कौन सा काम किस तरीके से करना है, क्योंकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ही अवेलेबल रहता है। तो जब हम अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन से किसी पर्सन को लेते हैं तो उसको हमें इंडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिफ्थ वन इज एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज। इंटरनल सोर्सेज से हम अपने सरप्लस एम्प्लॉयज को एडजस्ट कर सकते हैं। सरप्लस एम्प्लॉयज मीन्स कि जहाँ पे दो डिपार्टमेंट हैं, अगर इस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय ज़्यादा हैं और इसमें कम हैं तो हम यहाँ से एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एम्प्लॉयज़ सरप्लस में है, यानी कि यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा हैं और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज है, तो हम इस डिपार्टमेंट से उठा के उस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट कर सकते हैं। तो इंटरनल सोर्स से सरप्लस एम्प्लॉयज़ की एडजस्टमेंट हो जाती है। इंटरनल सोर्स इज अ इकोनॉमिक सोर्स। इकोनॉमिक सोर्स मीन्स कि इसमें ना तो हमें एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती, ठीक है। जो एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं उनमें हम डिफरेंट सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं कि हम किस तरीके से लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए एनकरेज करें, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरनल सोर्सेज में इसको इसलिए इकोनॉमिक सोर्स कहा जाता है क्योंकि हमें ना तो ट्रेनिंग देनी पड़ती है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, ना ही उनके लिए किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है, ना किसी और सोर्स पे खर्चा करना पड़ता है। तो इंटरनल सोर्स इज अ इकोनॉमिक सोर्स, ये बहुत ही सस्ता पड़ता है, हमें किसी भी तरह का एम्प्लॉयज पे खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती या फिर एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये थे इसके मेरिट्स कि इससे हमारे एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट होते हैं, इंडस्ट्रियल पीस बना रहता है, सिलेक्शन ईजी होता है क्योंकि हमें हर एक एम्प्लॉय के बारे में अच्छे से पता होता है, इंडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, और जहाँ पे एम्प्लॉय जाता है, जिस डिपार्टमेंट में भी एम्प्लॉय जाता है, वहाँ से हम उसको उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं। और ये एक इकोनॉमिक सोर्स होता है क्योंकि हमें इस पे किसी भी तरह का खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना हमें ट्रेनिंग देनी है, ना हमें उसको कुछ सिखाना है और ना ही उसके लिए एडवर्टाइजमेंट देनी है। तो आइए अब देखते हैं कि इंटरनल सोर्सेज की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग बर्ड। किसी भी बाहर के नए पर्सन को एंटर करने पे यहाँ पे रोक हो जाती है, ठीक है। स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग बर्ड, किसी भी हम अदर पर्सन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री नहीं दे पाते क्योंकि हम इंटरनल सोर्स से ही वहाँ पे पोस्ट को फिल कर लेते हैं, जिससे कि बाहर का कोई भी नया पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ पाता, जिससे कि नई टेक्नोलॉजी और नए व्यूज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ पाते। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पुराने मेंबर ही वहाँ पे काम करते हैं तो पुराने आइडियाज और पुरानी टेक्नोलॉजी ही यूज करते हैं, जिससे कि यंग बर्ड के एंट्री पे स्टॉप लग जाता है। सेकेंड वन इज एम्प्लॉयज बिकम लिथार्जिक। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं वो क्या बन जाते हैं, लिथार्जिक, यानी कि लेजी हो जाते हैं, ठीक है। वो प्रॉपरली काम नहीं करते क्योंकि उन्हें जब पता लग जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनल सोर्सेज से ही, यानी कि प्रमोशन या फिर ट्रांसफर से ही
उनको प्रमोट कर देना है या फिर उनका ट्रांसफर कर देना है। पोस्ट अगर इंटरनल सोर्सेज से फिल की जाती हैं तो हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज जो हैं वो लेजी हो जाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं या फिर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें प्रमोशन तो मिलना ही मिलना है या फिर उन्हें ट्रांसफर तो होना ही होना है, जिससे कि वो अच्छे से वर्क नहीं करते। नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनल सोर्सेज हैं वो नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं होते, क्योंकि उनके पास कोई भी अपना खुद का पर्सन नहीं होता, कोई भी पुराने एम्प्लॉयज नहीं होते। तो ये जो सोर्स है वो नई ऑर्गेनाइजेशन की में अवेलेबल नहीं होता और ना ही नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होता है। नई ऑर्गेनाइजेशन का वो एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू ही पर्सन्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज नो कंपटीशन। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बाहर से कोई नई टेक्नोलॉजी वाला बंदा नहीं आएगा, कोई नई व्यूज वाला पर्सन नहीं आएगा या फिर कोई अच्छी क्वालिफिकेशन वाला पर्सन नहीं आएगा जो कि हमारे एम्प्लॉयज को के साथ compete कर सके, तो इससे जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं उनमें कंपटीशन खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट पोस्ट है वो इंटरनल सोर्सेज से ही फिल करनी है, जिससे कि वो वर्क जो है वो कंपटीशन में रहकर नहीं करते, एक दूसरे से compete नहीं करते। वो कम्पीट तब करेंगे जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई उनके इक्वल या फिर उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन आएगा। जब ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन आता है तभी वहाँ पे कंपटीशन क्रिएट होता है। बट अगर हम अंदर से ही पर्सन्स को लेकर दूसरी पोस्ट पे शिफ्ट कर देते हैं तो इससे कंपटीशन जो है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हिट प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली। अगर हम जल्दी से ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, 1 महीने बाद वहां पे ट्रांसफर कर दिया, 1 महीने बाद इस पोस्ट पे रख दिया, 1 महीने बाद फिर यहाँ से भी ट्रांसफर कर दिया, तो इससे जो हमारे एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी है उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो किसी भी जॉब को प्रॉपर वे में नहीं कर पाता, किसी भी काम को प्रॉपरली नहीं कर पाता। अब अगर महीने बाद उसको यहाँ से वहां से यहाँ पर रखा जा रहा है तो वो अपने जॉब को या फिर अपने काम को परफेक्टली रन नहीं कर पाएगा। तो जब हम ट्रांसफर करते हैं या फिर इंटरनल सोर्सेज यूज करते हैं या प्रमोशन करते हैं या फिर बार बार हम ट्रांसफर दे रहे हैं तो ये उसकी प्रोडक्टिविटी को नेगेटिवली हिट करती है। तो ये थे इसकी लिमिटेशंस। फर्स्ट वन इज स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग बर्ड, यानी कि इसमें नए पर्सन की एंट्री बंद हो जाती है, नए व्यूज आना बंद हो जाती है, नई टेक्नोलॉजी आना बंद हो जाती है। इससे एम्प्लॉयज जो है लेजी बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको तो प्रमोशन मिलना ही मिलना है। नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं होता, कंपटीशन खत्म हो जाता है कि जब नए पर्सन आते ही नहीं है, नई क्वालिफिकेशंस नहीं आती है, नई टेक्नोलॉजी नहीं आती है, तो इससे कंपटीशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। और अगर हम उनको जल्दी ट्रांसफर करते रहते हैं या फिर उनको प्रमोशन देते रहते हैं, इधर से उधर शिफ्ट करते रहते हैं, तो कोई भी वर्क अच्छे से नहीं कर पाते, तो जिससे हमारे एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी जो है वो नेगेटिवली हिट होती है। तो ये था रिक्रूटमेंट, जिसमें हमने प्रोसेस, उसके मेरिट्स और लिमिटेशंस के बारे में स्टडी किया है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।